पढ़ने वाले हैं हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। हमने इससे पहले पढ़ा प्रोसेस क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का, और अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। देखो स्पेशलाइजेशन फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की। देखो जैसे मैं तुम्हें बताया था कि हम अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू स्किल, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन वर्क प्रोवाइड करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो जब कोई भी बंदा, मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, जिसको हमने अपॉइंट करा है, ठीक है, अगर वो अगर वो उस चीज का स्पेशलिस्ट है, ठीक है, तो क्या है बेनिफिट्स। अगर वो चीज का स्पेशलिस्ट है तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई हार्ट की मतलब कुछ भी चीजें, तो हम जाते हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है, हम जाते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास। तो स्पेशलिस्ट मतलब कि उसके अंदर उसकी महारत हासिल हुई भी हो। तो जब भी स्पेशलाइजेशन वर्क होता है तो वर्क एक्यूरेट होता है, ठीक है, और उस बंदे को उसकी नॉलेज होती है तो वर्क जल्दी होता है और बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक है, उसमें आपको तो थोड़ा सा भी इफ एंड बट नहीं होता। तो स्पेशलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स स्पेशलाइजेशन। जब भी आप अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, जो बंदे ने काम करा होगा, जिस बंदे को उसका एक्सपीरियंस होगा, जिस काम के अंदर उसका हाथ जो है वो जिस काम के अंदर वो स्ट्रांग होगा, अगर आप उसको वही वर्क देंगे तो स्पेशलाइजेशन आएगा। और उस वर्क से क्या होगा कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उस काम के अंदर, वो काम एक्यूरेटली बिल्कुल स्मूथली वो काम होगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की कि बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। जब भी स्पेशलाइजेशन का काम होता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल उनके एक्यूरेट काम होगा, क्योंकि वो उस चीज का स्पेशलिस्ट है, ठीक है, उस चीज का एक्सपीरियंस है, वो चीज को अच्छे से आती है, और अकॉर्डिंग टू स्किल एंड एबिलिटी हमने उसको वर्क प्रोवाइड करा है, ठीक है। ये तो हो गई बात फर्स्ट पॉइंट की। अब मैं डिफरेंट सेकंड पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। देखो जब जब हमने जो काम है अकॉर्डिंग टू एबिलिटी प्रोवाइड करा है, ठीक है, हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया है और अगर डिपार्टमेंट बना दिए हैं, तो कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है ही नहीं। जब भाई पता है कि इस बंदे को कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में काम करना है, तो फिर वो उसी का काम करेगा, ठीक है, डुप्लीकेशन वर्क नहीं है, ठीक है। ओवर रिसोर्स में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स होगा, क्योंकि सबको पता है कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ना 2 या 3 काम करे, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि हमें हमें कैसे क्या काम करना है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में काम करना है, हमें अकॉर्डिंग टू काम हमारी एबिलिटी के साथ मिला है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स बर्बाद नहीं होगा। बिकॉज वो क्या होता है कि जब आपको पता नहीं होता कि हमें क्या काम करना है, ठीक है, जब काम की क्लैरिटी नहीं होती, तो आप वेस्टेज रिसोर्सेज होता है। मान लो कोई एक बंदा है, उसने वो काम करा, फिर वो काम आके आपने भी वाला काम कर दिया। तो जब क्लैरिटी नहीं होती ना ऑर्गेनाइजेशन में, जब आपको पता है कि आपको काम करना क्या है, तो रिसोर्स होता है, जब आपको पता है कि भाई मुझे ये काम करना है, ठीक है, और मेरा काम इसी के अंदर है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स होगी। स्पेशलिस्ट होंगे तो कोई भी रिसोर्स की बर्बादी नहीं होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे। सो आई होप आपकी समझ में आ गया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स मतलब यही है कि जब आपको पता है डिवीजन वर्क कर दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेशलिस्ट हमने उस वर्क को प्रोवाइड करा है, ठीक है, देन जिसको जो आता है काम करा, तो उसमें कोई चांस ही नहीं कि कोई डुप्लीकेट वर्क करे, ठीक है, यहाँ कोई चांस नहीं कि कोई एक काम को 2 बार कर दे इंसान, बिकॉज आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ठीक है। सो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, देखो अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है अडॉप्शन टू चेंज। देखो जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनेंगे, तो कोई भी मान लो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी आती है या कोई भी चेंजेस आते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकती है, कॉम्पिटिटर्स चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंज हो सकती है, टेस्ट फैशन प्रेफरेंसेस, कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है। तो जब कोई भी चेंज आएगा और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वे होगा, ठीक है, एक डिसिप्लिन ऑफ वर्क होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, सबको पता है कि हमें क्या क्या काम करना है, हम सबको उनकी एबिलिटी और उनकी स्किल्स के हिसाब से काम देंगे, ठीक है। तो अडॉप्शन चेंज, कोई भी नई पॉलिसी आएगी तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा कि उस पॉलिसी का चेंज करना, ठीक है, उस पॉलिसी को अपनाना, बिकॉज उसका सिस्टमेटिक वे बना हुआ है, स्मूथली उसके डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो अडॉप्शन में इंपॉर्टेंस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जब भी आप चीजों को ढंग से ऑर्गेनाइज करते हो, तो कोई भी चेंज अगर होता है तो आप उसको इजिली अडेप्ट करते हो, बिकॉज आपके पास उसका एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं। बिकॉज देखो जहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको पता नहीं होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ठीक है, जहाँ डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, जहाँ हिचपिच होगी, तो वहाँ पे कोई भी जब न्यू पॉलिसी आएगी ना, तो वो इतनी वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका वो सिस्टम नहीं है अडॉप्ट का, ठीक है। बट अगर आपका सिस्टमेटिक वे में काम है, अगर आपका सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आप किसी भी पॉलिसी को इजिली अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास डिपार्टमेंट है, ठीक है, हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमने वर्क काम करा है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, ठीक है, हमने सिस्टमेटिक वे बना रखा है, हमारे पास सुपीरियर सबॉर्डिनेट भी है, हमारे पास मैनेजर्स भी हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजिली कोई भी न्यू पॉलिसी को
इजीली आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज, क्योंकि हम ढंग से ऑर्गेनाइज करी हुई चीजें तो वो डिफिकल्ट, कुछ भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट। अब आते हैं 4.4 पे कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। डेफिनेटली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आए थे कि यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए, ठीक है, हार्मोनी इन वर्क रहनी चाहिए, हार्मोनी उसका म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। तो जब भी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंपॉर्टेंस है कि ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं, ठीक है, एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, और फिर एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है। मींस हर एक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ के आए थे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हमने अभी जो पॉइंट पढ़ा है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब ही ये कि हमें किसको रिपोर्ट करना है, कौन हमारा मैनेजर है। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, काम करने का जो तरीका है बहुत इफेक्टिव, बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। उन डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होगी, ठीक है। एंड हमने सुपीरियर सबऑर्डिनेट बने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्ट्रक्चर तैयार है। तो कुल मिलाकर यहाँ बात करी गई है कि अडॉप्शन टू चेंज, मतलब कि कोई भी नई पॉलिसी आ रही है तो उसको आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपने एक स्ट्रक्चर वे में आपकी ऑर्गेनाइजिंग कर ली है ऑर्गेनाइजेशन की। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट बने, ठीक है, उनके अंदर भी आपके सब हेड्स हैं, सबऑर्डिनेटर हैं, उनके ऊपर मैनेजर्स हैं, ठीक है। आपको एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना हुआ है कि भाई आपको इसको रिपोर्ट करना है, ठीक है, ये आपके हेड्स हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन करा हुआ है हमने, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिवीजन ऑफ वर्क है, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, काम जल्दी से होगा और हमें आउटपुट उसका अच्छा ही मिलेगा, बिकॉज इफेक्टिव एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, जहाँ क्लैरिटी ऑफ वर्क दे रखी है आपको ये काम करना है और इस तरीके से काम करना है, ठीक है। प्लानिंग आपकी बनी हुई है, आपको उसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो हमारा 6 पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। आई होप कि मुझे ये पॉइंट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज फ्रेंड्स देखो एक्सपेंशन ग्रोथ तो जब हमने पढ़ा कि भाई हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन वर्क दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्किल वर्क दे रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल डिवीजन ऑफ वर्क है, ठीक है, क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप्स है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की क्लैरिटी है, ठीक है। और जो भी हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी कि ना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब इससे हमने पढ़ा तो डेफिनेटली एक्सपेंशन ग्रोथ तो होगी। आप जब पॉलिसी को अडेप्ट टू चेंजेस, मतलब आप में पावर अच्छी क्या पॉलिसी को अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट जब होगा, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें तो डेफिनेटली एक्सपेंशन ग्रोथ तो कंपनी की होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, बिकॉज जब एम्प्लॉय खुश है, ठीक है, आपके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर तैयार है, ठीक है, जब क्लैरिटी ऑफ वर्क है, आपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट काम कर रखा है, एक सिस्टमेटिक वे है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, डेफिनेटली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन तो होगा। तो ये तो एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। हम नेक्स्ट हमारा 7 पॉइंट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने सोचा कि भाई मैनेजर को पता है कि भाई मुझे किससे काम करवाना है, मुझे किससे काम नहीं करवाना, ठीक है, किसने मुझे रिपोर्ट्स फाइल दे दी, किसने मुझे रिपोर्ट्स फाइल नहीं दी, ठीक है, उसके पास एक वो डेटा है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है, जो सब ऑर्डिनेट है, उस सुपीरियर के बीच में जो रिलेशनशिप है, सब ऑर्डिनेट को पता है कि मुझे इतने बजे ना सुपीरियर को रिपोर्टिंग देनी है, मुझे इतने बजे उनको सारी रिपोर्ट्स पहुंचानी है, ये फाइल्स पहुंचानी है। मैनेजर को पता है कि भाई हम मुझे किससे काम करना है, किससे काम करना है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच के अंदर, तो उसे कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप। तो जब ये होता है तब क्लैरिटी होती है, काम के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है, ठीक है, आप सारी बातें आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक फ्रूटफुल और हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन होता है आपकी, और एक हैप्पी एनवायरनमेंट रहता है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन का। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। Okay friends, I hope that you like this video, so please like, share and subscribe, and हंसते रहो, पढ़ते रहो, and thank you for watching the videos. Please यार like करो, share करो and subscribe with your friends, and please support, and मैं ऐसे आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसके आगे के टॉपिक्स। तो यार प्लीज सपोर्ट करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।